सेल थ्योरी समझ लेते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है, स्लाइडेन और स्वान की जो सेल थ्योरी है वो आपको आनी चाहिए। उससे क्वेश्चन स्कूल वाले भी काफी पूछते हैं, और आपके नीट के एग्जामिनेशन के एंगल से भी वो इम्पोर्टेंट है। बाकी अच्छा, आप में से काफी सारे लोग नहीं रहे होंगे जब मैंने प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल पढ़ाया था, थे क्या? मोनेरा प्रोटिस्टा जब पढ़ाया था? मैं तो नहीं थी। नहीं मैं थे? भी नहीं थी। अच्छा नहीं थे, चलो ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक से। देखो, सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, आप ये सबको पता है ना। सेल इस दुनिया में दो तरह की पाई जाती है, बड़ी बेसिक सी बात है, आप सबको पता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, तो अभी मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ, फिर कभी। अब देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रो मीन्स ओल्ड और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, है ना। जिसमें ओल्ड न्यूक्लियस पाई जाए उनको अपन प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो दुनिया में सबसे पहले आने वाली जो सेल थी वो प्रोकैरियोटिक सेल ही थी। अब देखो, किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि इन जनरल तो हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में जो बेस्ट एग्जांपल मानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का, वो आइडियली हम लोग बैक्टीरिया को लेते हैं। और बैक्टीरिया एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसमें कि ओल्ड न्यूक्लियस मौजूद है। अब देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, तो सबसे बाहर सेल में, है ना, ये हो गई सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल इसमें किसी और चीज की बनी होती है। सेल वॉल के बाहर म्यूसिलेज से बना हुआ, है ना, एक कवर पाया जाता है। ये म्यूसिलेज की बनी हुई एक कवरिंग है। ये कवरिंग नॉर्मली, म्यूसिलेज क्या होता है, जेल जैसा सब्सटेंस होता है। और ये जो जेल जैसा सब्सटेंस होता है, जब तक ये एक्वेटिक मीडियम में रहता, मतलब जब तक वाटर की प्रेजेंस है, तब तक तो ये जेल के जैसा रहता है। जब वाटर नहीं रहता, वाटर की स्कैरसिटी हो जाती है, तो ये जो जेल जैसा स्ट्रक्चर है ये ड्राई हो जाता है, और ड्राई होकर हार्ड हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन देना, है ना। तो और ये बैक्टीरिया में जिस चीज का बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ मैत्री और खासपेल। तुम दोनों तो थे, मुझे कई आमना भी थी शायद जब मैं पढ़ा था। ग्लाइकोकैलिक्स। अरे बहुत बढ़िया, शाबाश। किसने बताया? आमना सर। अच्छा, आमना, अरे बहुत बढ़िया, शाबाश लड़की। अच्छा ठीक है, हाँ करण, आई नो आप नहीं थे। चलो, तो देखो सबसे पहले ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, ये वाला पार्ट है ना, तो ये है ग्लाइकोकैलिक्स, है ना। इसे हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल एक स्लाइमी जेल जैसे सब्सटेंस का बना होता है। जिस मटेरियल का बना होता है इसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। इसके बाद इसकी जो इंटरनल, ये दूसरी वाली जो लेयर है, सेकंड वाली लेयर, सेकंड वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल बैक्टीरिया में ये सेलुलोज की नहीं बनी होती, किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन। शाबाश, पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, इसके बाद इसमें एक तीसरी वाली भी लेयर पाई जाती है ना, थर्ड मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। तीसरी वाली जो मेम्ब्रेन मौजूद है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी किस चीज की बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लेयर होती है, ये इसका फंक्शन होता है किसी भी मटेरियल का एक्सचेंज करना, इनवर्ड और आउटवर्ड। ये दो चीजों की बनी होती है, लिपिड, बाई लेयर ऑफ लिपिड, और प्लस प्रोटीन की। अभी ये सब चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो लिपिड और प्रोटीन की। तो कुल मिलाकर के, अच्छा, कैप्सूल किसी भी बैक्टीरिया में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो कुल मिलाकर के इसमें तीन लेयर पाई जाती हैं। इनमें क्या होता है कि एक बाहर की तरफ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग फ्लैजिला कहते हैं। तो यहाँ से एक नॉट से ये ओरिजिनेट होता है और ओरिजिनेट होकर के बाहर की तरफ जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्लैजिला। फ्लैजिला का फंक्शन क्या होता है? फ्लैजिला हमें स्विम करने में हेल्प करता है, ठीक है? और फ्लैजिला जहां से निकलता है, जिस पॉइंट से निकलता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसल ग्रैन्यूल। बेसल ग्रैन्यूल। हाँ, बेसल ग्रैन्यूल या ब्लेफेरोप्लास्ट। वेरी गुड,
ब्लेफेरोप्लास्ट बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेसल ग्रैन्यूल। बेसल ग्रैन्यूल फ्लैजिला वाटर में स्विम करने में हेल्प करता है। इसके अंदर इसमें प्रोटोजोस्ट का बेस मटेरियल है ना, तो बेस मटेरियल जो है वो प्रोटोप्लाज्म है। तो पूरा यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म इसमें भरा हुआ होता है। ये पूरा इसका जो बेस है, this is completely filled of a substance and this substance is known as protoplasm। तो हमें सब्सटेंस को प्रोटोप्लाज्म, ये हो गया प्रोटोप्लाज्म, दिस इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सब रिएक्शन इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती है। अब प्रोटोप्लाज्म में ही आप देखो यहाँ पर होता क्या है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे, अब मैं किसी और कलर से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ये यहाँ से बल्ज आउट होती है और बल्ज आउट होकर के इस तरह के एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये कुछ ऐसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है, ये फोल्डेड मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन से ही मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? मीजोजोम। वेरी गुड, इसको हम लोग मीजोजोम बोलते हैं। तो फोल्डेड जो स्ट्रक्चर है इनको हम मीजोजोम कहते हैं। मीजोजोम्स एक मेजर पाए जाते हैं और माइनर कई सारे हो सकते हैं, बट दिस इज जस्ट नथिंग बट फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस मीजोजोम के साथ में ही यहाँ पर एक डिस्क पाई जाती है, ये प्रोटीन की बनी हुई एक डिस्क होती है और इसी डिस्क की मदद से यहाँ पर इसका बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ये इससे जुड़ा हुआ होता है। तो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इससे यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज अ टाइप ऑफ डीएनए। तो इसको पहली बात ये जेनेटिक मटेरियल है क्योंकि इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लेकर के जाता है। दिस इज जेनेटिक मटेरियल। तो वो रेप्लिकेशन डिस्क नहीं, ये रेप्लिकेशन डिस्क नहीं है। रेप्लिकेशन डिस्क सिर्फ और सिर्फ पाई जाती है उसमें माइकोप्लाज्मा, इनमें नहीं पाई जाती। ये जस्ट डिस्क है जिससे हेल्प से अटैच्ड होता है, यहाँ पे एडहेयर होता है। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, दिस इज डीएनए। और ये डीएनए कैसा होगा? सिंगल होगा एंड एक ही डीएनए होगा, सिंगल एंड सर्कुलर। ठीक है, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है इसमें ये तो हो गया प्रोटोप्लाज्मिक डीएनए, और एक डीएनए छोटा सा डीएनए का एक दो टुकड़े और पाए जाते हैं इस तरह के रिंग टाइप के स्ट्रक्चर, बट दे आर स्मॉलर देन दिस नॉर्मल डीएनए। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इनफैक्ट ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसको एंटीबायोटिक वगैरह से बचाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड का फंक्शन होता है, इसे और क्लियर लिख देता हूं मैं, प्लाज्मिड इट इज स्मॉल डीएनए, है ना, और ये सेमी ऑटोनोमस होता है। आप देखो इसके अलावा इसमें और क्या पाया जाता है? इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर इनमें पाए जाते हैं। एक मिनट, इसके अलावा जो इसमें स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? राइबोसोम। हाँ, राइबोसोम। राइबोसोम। राइट। और राइबोसोम किसकी हेल्प से जुड़े हुए होते हैं? एक आरएनए की हेल्प से एक दूसरे से। हाँ, ये आरएनए की हेल्प से अटैच होते हैं। बहुत सारे राइबोसोम आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या? पॉलीराइबोसोम। हाँ, पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम। ठीक है, इस पॉलीराइबोसोम में ये सिंगल जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग राइबोसोम बोलते हैं, और बहुत सारे राइबोसोम मिलकर के पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। सो ये नीचे वाला राइबोसोम बड़ा क्यों है? कहाँ? ये बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये नीचे नहीं, ये दो यूनिट से मिलकर बना है। एक स्मॉल यूनिट होती है, एक लार्ज यूनिट होती है।
Okay, sir. दिस इज स्मॉल यूनिट, 2 यूनिट से मिलके बना होता है राइबोसोम, तो स्मॉल यूनिट एंड दिस इज लार्ज यूनिट, और ये दोनों यूनिट मिलकर राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है। राइबोसोम का बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में जो साइज होता है वो 70S होता है ना। ये नॉर्मल एक ही चीज है जो हम में और बैक्टीरिया में कॉमन है ना, जो कि दैट इज राइबोसोम। ठीक, अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तो हो गया आपके राइबोसोम्स, और ये एमआरएनए हो गया, और कुछ बचा, कुछ इसमें फूड ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। these granules are called, they are food they are glycogen granules, तो फूड इनका ग्लाइकोजन के फॉर्म में इकट्ठा होता है ना। और कुछ इसमें स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं इस तरह के, ये एंजाइम्स की तरह फंक्शन करते हैं, दे आर कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ फूड बैक्टीरिया। इसकी न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, क्या करते हैं इसको, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। हाँ, क्योंकि न्यूक्लियस होने के लिए इसमें क्या चाहिए, न्यूक्लियस होने के लिए इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिए, न्यूक्लियोप्लाज्म चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हाँ न्यूक्लियो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर प्लाज्म और डीएनए तीनों चाहिए। ये तीनों चीजें इसमें नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कहते हैं, नॉट न्यूक्लियोलस। तो इसका न्यूक्लियोइड कहाँ पे है? न्यूक्लियोइड इसी स्ट्रक्चर को, ये जो जोन है ना, ये वाला पार्ट, ये जहाँ पे मौजूद है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ओके सर। ये डीएनए और डीएनए के चारों तरफ वाला जो रीजन मैंने जो डैश किया हुआ है, आप इस स्ट्रक्चर को सब लोग बना लो जल्दी से। डन सर। डन हो गया, नो सर, वेट। पहले से बना रखा है, खास फेल है। नहीं सर, साथ साथ बनना है। अच्छा, साथ साथ बना लिए, शाबाश। डन। डन हो गया सर। डन सर। तो हेडिंग डालो प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, ये बेसिक चीजें तो आपको पता ही होगी कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक। हाँ, और लिविंग सेल किसने देखा था, एंटन समथिंग सर। एंटोन वन ल्यूवेनहॉक। राइट, एंटोनी वन। देखो एक्चुअली क्या था, रॉबर्ट हुक का बायोलॉजी का साइंटिस्ट ही नहीं था, वो बंदा था जिसने पहला माइक्रोस्कोप बनाया। वो 2 पाइप को लेकर के और लेंस को, फिजिक्स का वो साइंटिस्ट था, तो उसने एक खाली स्ट्रक्चर देखा था जिसको शेल बने होता है, वैकेंट रूम, है ना। तो उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी है, उसका नाम है माइक्रोग्राफिया, ये नोट कर लो। रॉबर्ट हुक की जो बुक का नाम है, द नेम ऑफ रॉबर्ट हुक, Robert Hooke, the person who discovered this cell, Robert Hooke, he wrote a book. Name is Micrographia. ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लिखा रहा हूं आपको, Micrographia। तो रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी, माइक्रोग्राफिया। He wrote a book, Micrographia, in which he described सर आप ये लिखवा रहे हैं? हाँ, ये लिख लो, बुक का नाम लिखो। तो बुक का नाम? Robert Hooke wrote a book, Micrographia, and in his book, सेल का एम्प्टी कंपार्टमेंट देखा था, तो उसको सेल बोला था और उन्हें हाँ, डिस्कवरी करी। empty room,
ही गिवन टर्म सेल, सेल मींस एंटी रूम। अच्छा एक बात बताओ, ये अपने मोबाइल फोन को भी सेल फोन बोलते हैं? यस सर। दोनों की स्पेलिंग सेम है? यस सर। फिर इसको सेल बोलने का क्या रीजन है? सर क्योंकि इट कंट्रोल्स फंक्शंस। अच्छा जी, और कोई बताएगा? ये भी जैसा है हाँ? ना। क्या होता है? सर वो इंटरनेट सेल होता है ना, जहाँ पर अरे शाबाश करके शाबाश। इंटरनेट, ये इंटरनेट शेल में चलता है इसलिए इसको शेल बोलते हैं। क्या सर क्या? ये इंटरनेट शेल में चलता है इसलिए इसको शेल बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, पूरे कंट्री को इस तरह के हेक्सागोनल जोन में डिवाइड किया गया है। ये आपका टॉपिक नहीं है, ये सब यूपीएससी वाले बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। पूरे कंट्री को इस तरह के शेल में डिवाइड किया गया है। इस शेल में देखो, आपने देखा होगा ना, फोन ट्रेस करके पुलिस बता देती है कोई आदमी कहां पहुंच गया, ठीक है? यस सर। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सर्विलांस लगा के बता सकती है कि आपका मोबाइल जो चोरी हुआ कहां पर इस समय, स्विच ऑफ होने के बाद भी, ठीक है? अगर उसकी बैटरी नहीं निकाली गई तो बताया जा सकता है वो कहां पे है। एक्चुअली क्या होता है, हर शहर में की मेन टावर लगा होता है, और आपने देखा होगा कि आपके छत में बड़े बड़े टावर लगे होते हैं कुछ लोगों के, वो ये टावर होते हैं, ठीक है? जब आप यहाँ पे होते हो तो ये वाला सब टावर पकड़ता है, ये मेन टावर होता है, ठीक है? तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेन टावर होता है। इस तरह से ये जो डिवाइड किए गए हैं, इन स्ट्रक्चर को हम सेल कहते हैं। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सेल एयरटेल के पास में है। पूरे सेल कंट्री में 33 सेल एयरटेल के पास है। दूसरे नंबर पे रिलायंस आती है, उसके पास 31 सेल है ना? तो आप क्या होता है, जैसे आप उत्तराखंड से यूपी में एंटर करते हो, है ना, तो जैसे आप एंटर करते हो आपके फोन पे एक मैसेज आता है, वेलकम टू हाई स्पीड इंटरनेट एंटर जोन ऑफ वेस्टर्न यूपी, आता है ना? तो एक्चुअली आप शेल जंप कर चुके होते हैं। जब शेल जंप करते हो तो मैसेज तुरंत ड्रॉप करता है दूसरा वाला जो आपका टावर होता है ना? और अब ये टावर कैच करने लगता है। आप इसी शेल के अंदर घूमते रहते हैं, इसीलिए आपके फोन को शेल फोन कहते हैं। समझे? यस सर। सर जब इसका सेल से क्या लेना देना था? हाँ, मैं ये पूछ शेल रही थी नहीं है? इसका सेल से। अच्छा, ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे? दिख रहे मैत्री? तो दिख दिख तो रहे रहा है हैं? सर सेल। हाँ सर। खाली है, ये एरिया खाली है। शेल मधुमक्खी के छत्ते ऐसा है इसलिए इसको शेल कहते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेलुलर फोन, और मोबाइल फोन इज कॉल्ड शेल। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मोबाइल फोन को क्यों कहते हैं। अरे ऐसा फोन, आप उसको मोबाइल फोन को शेल फोन कहते हैं, ऐसा फोन जो शेल में काम करता है। फोन मीन्स क्या होता है? बात करना। फोनिक मीन्स क्या होता है? फोनिक मीन्स साउंड, यस सर। द साउंड विच इज क्रिएटेड बाय शेल। दैट्स व्हाई वी कॉल इट शेल फोन, because it do not work out of shell, it work within shell. That's why we also call it cellular phone, है ना? तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक सर स्ट्रक्चर हो तो गया। एरिया की बात हम बेसिकली सेल का यहाँ पर रिलेट टर्म कर रहे हो कि वो जो एरिया ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर this डिवाइडेड है। particular structure is called shell, and mobile work within shell. That's why we call it shell. ठीक है, समझ गए? तो रॉबर्ट हुक भाई साहब ने एक बुक लिखी थी। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने ये जो खाली कंपार्टमेंट देखा था, कॉर्क में देखा हुआ था, और उसके लिए एक टर्म दिया शेल, है ना? उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उनका नाम था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स देखी थी। तो लीeuwen, LEEUWEN, लीeuwenhoek, ये बायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, है ना? तो इन्होंने क्या किया कि प्रोटोजोआ देखे थे, ठीक है ना, और आरबीसी को देखा। तो सबसे पहले जो लिविंग सेल खोजने का क्रेडिट जाता है, सो लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीeuwenhoek एंड ही ऑब्जर्व्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म। नोट कर लीजिए, रॉबर्ट हुक ने जो खोजा था डेड सेल, लिविंग सेल जो खोजा था वो लीeuwenhoek ने खोजा था। सर वो अभी पॉइंट लिखवाए थे ना, रॉबर्ट हुक रोट अ बुक माइक्रोग्राफी एंड इन हिज बुक, उसके बाद क्या था? ये लिखा ना, ये रॉबर्ट हुक he wrote a book called Micrographia and described cell in his book, shell
इन हिज बुक। ठीक है, मुझे लगता है बाकी बच्चे एंटर कर रहे हैं, टाइम हो गया है। ठीक है, सो दिस इज टाइम टू लीव, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू वेलकम बेटा, सर। बाय Thank you, बाय sir. बाय Good night, बाय। sir.